किस्से गलियारों के पेश करते हैं धर्मवीर भारती की लिखी कहानी धुआं। धुएं पर अचानक मेरी नजर पड़ी। लगता था जैसे किसी प्रसुप्त दानवाकार ज्वालामुखी ने अपना मुंह खोल दिया है और कुछ कुछ जमा हुआ गीला गीला काला कड़वा धुआं, जाने कब का कैद धुआं, बेताबी से निकल पड़ा है। धीरे धीरे धुआं मोहल्ले में आकाश से दक्षिण ओर से घुसा और छतों, गलियों, चौराहों व पार्कों पर छा गया। जेठ की शाम का तपता सूरज भी धूमिल पड़ गया और छतों पर, गलियों में, दीवारों पर धुएं की भद्दी भूरी छाहें उड़ने लगी। कहीं आग लगी थी, बहुत जोर की आग। मैं दौड़कर छत पर गया, मेज खींच लाया, उस पर चढ़ गया। आसपास की छतों पर लोग बंदरों की तरह चढ़े हुए ध्यान लगाए धुएं को देख रहे थे। कुछ का अनुमान था मोहल्ले में ही आग लगी है, कुछ का अनुमान था लोहट्टी में, कुछ का ख्याल था चौक में। नीचे गलियों में खड़े लोग छत वालों से पूछ रहे थे। बच्चे भाग दौड़ कर रहे थे। औरतें रसोई छोड़कर पसीना पोंछते हुए छतों पर आ गई थीं। काफी हलचल थी। आग और धुएं में बच्चों के लिए एक अनोखा आकर्षण होता है। उन्हें आग और धुएं से बेहद उल्लास मिलता है। अपनी उम्र और ज्ञान विज्ञान अनुभव वगैरह के बावजूद हम सभी कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं। आप भी हैं, मैं भी हूं। मैं नीचे आया। घर के कुछ बच्चे आपस में सलाह कर रहे थे चलकर खुद आग देखने के लिए। मैंने उन्हें डांटा, खबरदार घर से बाहर गए तो, और खुद चल पड़ा। सड़क पर काफी लोग आ जा रहे थे। कोई त्योहार था, शायद शुबे रात और वैसाखी पूर्णिमा साथ पड़ी थी। गर्मी भयानक थी, हवा रुक गई थी, धुआं भी परत दर परत जमता जा रहा था। सड़कों पर लोगों का ध्यान आग की तरफ अपेक्षाकृत कम था। बेनी प्रसाद बार्बर, जिन्हें हेयर कटिंग सैलून खुलने से पहले लोग बेनिया बे, ओ नौआ संबोधित किया करते थे, वो बैठे सामने की कोयले वाली के अप्रतिम रूप की तुलना गुलबकाल वाली से कर रहे थे। और कोयले वाली, जिसने गर्मी के मारे पल्ला खोल दिया था, पंखे की डंडी से पीठ खुजाती हुई, आंख नचाती हुई कह रही थी, तोरे मुंह में दिया सिलाई लगाए दे बे कोनो दिन। हाँ। सामने तरबूजे की फांकें बेचने वाला खटिक पास में बर्फ लेकर जाने वाले एक छोटे से धोबी के बच्चे को छेड़ते हुए कह रहा था, अबे बर्फ लेके आग बुझाऊबे का, गधा पे लाद के मसक लेत जा। धोबी के बच्चे ने गालियों की शानदार परंपरा अपने माता पिता से पाई थी और मुक्त कंठ से खटिक का अभिनंदन करता हुआ कह रहा था, अब ही आग वाला अंजन गवाह है, घनन घन घनन घन। खटिक द्वारा अधिक छेड़े जाने पर वो बता रहा था कि इंजन से खटिक के कुटुंब की महिलाओं के कितने निकट संबंध हैं। धुआं और बढ़ गया था। पत्ता भी नहीं खड़क रहा था। हवा गुमसुम थी। सड़कों पर भीड़ बढ़ रही थी। एक क्लर्क, जिसे शायद छुट्टी के दिन भी बड़े साहब ने दफ्तर बुलाया था और जिसे अब घर पहुंचने की जल्दी थी, मेरे पीछे देर से घंटी बजा रहा था। अंत में झुंझलाकर मुझे पैर से ढकेलते हुए आगे निकल गया और बोला, साले हिंदुस्तानी, जरा सी आग लगी नहीं कि क्या मेला लग गया, जैसे रामदल निकल रहा हो। ये नहीं कि घर जाकर अपना काम देखें, पता नहीं आग को खाएंगे कि पिएंगे। मालूम हुआ कि आग सराय में लगी है। सराय अकबर के जमाने की थी। गदर में जनरल नील के सिपाहियों ने उसे जला दिया था। अगल बगल के मकान अब भी धुएं से काले थे। भटियारे ने अब भी रहती थीं। छोटे छोटे सहन और कोठरियां थीं। टाट के पर्दे थे, सस्ती बांस की खाटें थीं, दिए थे। उनमें रहने वाली औरतों का दाम 12 आने, 6 आने और 8 आने था। मैंने अक्सर शाम को भारतीय दल सेना के बहादुर जवानों को पैसे गिनकर गली में जाते हुए, सीटी बजाते, डगमग चाल से लौटते और अपने अनुभवों का सब व्याख्या विवरण देते हुए लौटते देखा था। जाऊं कि न जाऊं, कभी उधर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। पर आज तो जनसमूह उधर जा रहा था। हिम्मत बंधी। जनसमूह पाप भी करे तो वो पाप नहीं रह जाता।
पाप की स्थिति व्यक्ति मात्र में है। मैं एक शॉर्टकट जानता था। हम्माम वाली गली से होकर गली में मुड़ा। गली सूनी थी। खुलकर सांस ली। बाईं ओर की छोटी गली से मिर्जा अपने छोटे बच्चे को थामे चले आ रहे थे। पूछ रहे थे, अजी जाओ, तुमने क्या आग देखी होगी? हम तो गली तक में हुआ है, कुछ देखने को नहीं मिला। बच्चा चैतन्य था, कल्पनाशील था। सिर चढ़ाकर, रुक कर, अकड़ कर बोला, अरे जाओ, हमने खुद देखा, घंटा बोल रहा था। मिर्जा पब्लिक सर्विस कमीशन के मोटर पर दफ्तर में क्लर्क थे, पर बच्चों की पढ़ाई का बहुत ध्यान रखते थे। बोले, अच्छा, फायर के हिज्जे बताओ। FIRE। और ई कहते ही बच्चा खुशी से उनके पांवों में लिपट गया और उन्होंने गोद में उठा लिया। और तब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। कहो, आग देखने जा रहे हो? नहीं, मैंने झेंप कर कहा, जरा काम से जा रहा हूं। उतनी जल्दी में कोई दूसरा बहाना नहीं सूझा और आगे बढ़ गया। बच्चे ने फिर दोहराया, FIRE। मुझे ख्याल आया, मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति संबंधी कोई चित्र देखा था जिसमें पर्दे पर धुआं था और बार बार कुछ अक्षर लिख जाते थे, फायर, ब्लड, एनार्की, और अंत में कांपते हुए टेढ़े मेढ़े हड्डी के आकार के अक्षर आते थे, हंगर। बच्चों का एक गिरोह शोर करता, हंगामा मचाता चला आ रहा था। गली पतली थी, इसलिए उनकी कतार लंबी थी और सभी एक दूसरे को ढकेल रहे थे। उन्होंने आग देखी थी, बेहद प्रसन्न थे, और उनमें से दो एक तो प्रसन्न होकर धुआंधार गालियां बक रहे थे। आगे गली ठसाठस भरी थी। सिर्फ एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर लोग चढ़े हुए देख रहे थे। चलना मुश्किल था। चबूतरे के सामने लंबी गली थी जिसके दूसरे छोर पर 2-3 मकान थे जिनमें आग लगी थी। मैंने एक रसिक दोस्त चबूतरे पर खड़े थे। उनसे मेरा परिचय 4 साल पहले हुआ था, जब वे पहली बार प्रेम में मुब्तला थे और सिनेमा की तर्ज की कविताएं लिखते थे। उसके बाद उसी प्रकार की 2 घटनाएं और हुईं। तीनों में उनका कहना है कि उन्हें चरम सफलता मिली थी, और मेरे पूछने पर कि चरम सफलता से क्या तात्पर्य है, वो बोले थे, अरे हमसे बनो मत, प्रेम की क्या 2-4 चरम सफलताएं होती हैं। मुझे पास बुलाकर बोले, हाय हाय, अभी एक गई है, मुश्किल से 18 बरस की होगी, चंपई रंग, छकाछक, दायां हाथ बिल्कुल झुलस गया है, अब तो सब बूढ़ी रह गई हैं। इतने में एक स्ट्रेचर पर एक औरत को लादे हुए 4 सिपाही आए। वो चीख रही थी। उसके बाल, भौहें, बरौनियां तक जल गई थीं। कपड़े जल गए थे, अंदर केवल झुलसा शरीर मात्र था। वो चीखकर तड़पी तो कंबल हट गया। भीड़ में से कुछ सिसकारियां, कुछ चटकारे सुनाई पड़े। 6-7 कदम पीछे उसकी माँ या शायद बूढ़ी पेशेवर पड़ोसिन रोती हुई आ रही थी। सलीस उर्दू में लोगों से दरख्वास्त कर रही थी कि सिपाही उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। अस्पताल में सुई भोंकी जाती है, अस्पताल में आंख फोड़ी जाती है, अस्पताल में हड्डी निकाली जाती है जिससे सरकार मिल में चीनी साफ करती है। एक दूसरी औरत एक हाथ में एक देगची जिसकी कलई उड़ गई थी और तांबा रह गया था लेकर आ रही थी। बगल में 2-3 अधजली दरियां और कपड़े थे। भागदौड़ में कुर्ते की पीठ पर एक खोंता लग गया था, कपड़ा नीचे झूल गया था, अनहौरियां लदी पीठ झलक रही थी। मेरी बगल में एक आदमी खड़ा था, गाड़ी पर जाड़े में मूंगफली, गर्मी में शरबत बेचता था। उसने कान से बीड़ी निकालकर सुलगाई और एक जुमला कहा। औरत ने चुपचाप सिर घुमाकर देखा। शरबत वाला पीले दांत निकालकर हंस दिया। औरत ने देगची और कपड़े पटक, हाथ नचाकर गालियां दी। भीड़ में से बहुत से लोग हंस पड़े। 2-1 ने उधर चवन्नियां फेंकी। औरत ने तिगुनी गालियां दी और चवन्नियां बटोर ली। एक गणितज्ञ भीड़ में से बोला, अरे इतने तो 30 रातों में न मिली होंगी। औरत दबंग थी।
मुड़कर बोली, 1 रुपए से कम में तो बात नहीं करती। उसने कपड़े उठाए और सिर झटक कर चल दी। दूसरी औरत की गोद में बच्चा था, बाल बिखरे थे, ओढ़नी नदारद थी, पाँव में छाले थे, लंगड़ा रही थी। नाले के किनारे बैठी नाली धोने के पाइप से एक चुल्लू पानी लेकर बच्चे को पिलाने लगी। कै बाप हैं इसके? शरबत वाले ने चिल्लाकर पूछा और चारों ओर भीड़ में इस निगाह से देखा कि लोग उसके मजाक की दाद दें। कुछ लोग मुरव्वत में आकर हंस दिए। सहसा हंगामा मचा। पुलिस वाले औरतों के एक गिरोह को डंडों से हाँकते हुए चले आ रहे थे। उनमें से किसी की आरसी छूट गई थी, किसी का बर्तन, किसी की दरी, किसी का पिटारा और किसी की गठरी। भाग दौड़ में कई गिर पड़ी, कुछ उनसे टकरा कर गिरीं, बाकी उनको कुचलती हुई निकल गईं। वे कराह रही थीं, बाकी एक स्वर में गालियां दे रही थीं। वे फिर रुकीं, जो गिर पड़ी थीं वे चीख चीख कर रो पड़ीं। भीड़ में से ठहाके लगे, उनमें से दो निकल आईं। वे आपस में बुरी तरह लड़ रही थीं। एक के हाथ में एक पिटारा था जो फायर ब्रिगेड के पानी से भीग गया था, दूसरी उसे छीनना चाहती थी। दोनों में छीना झपटी होती रही। कपड़े फट गए, बाल बिखर गए, नाखूनों की खरोंचों से खून छलछला गया। अंत में दूसरी हार कर जमीन पर बैठ गई और गाली देने लगी। पिटारा उस औरत का था जो अस्पताल चली गई थी। उसके बाद उस पर किसका हक है, इस पर युद्ध हो रहा था। पहली औरत चुपचाप पिटारा छाती से दबाए बैठी थी। सहसा दूसरी ने नाली के पत्थर पर सिर पटकना शुरू कर दिया। उसके सिर से लाल खून की एक धार माथे से नाक पर होती हुई होठ पर टपकने लगी। पहली दौड़ी, उसने पिटारा खोला और बोली, ले ले, इसमें क्या है? क्या सूखी पाव रोटी है? पाव रोटी पानी में भीगकर गल गई थी। दूसरी ने पल्ले के छोर से होठ को पोंछा और उन्नीदी सी रोटी खाने लगी। पहली मुंह फेर कर बैठ गई। तू खा, ले ले। दूसरी ने पहली के मुंह में रोटी ठूंस दी। दोनों चुपचाप खाने लगी। भीड़ छटने लगी। लोग जोर जोर से बातें करते हुए लौट रहे थे। दो किस्म के लोग थे। एक जिन्हें इस बात की बहुत निराशा थी कि कुछ मजा नहीं आया। क्या आग लगी? कोई आग में आग है। कुछ लोग ऐसे थे जो नवागंतुकों को लौटा रहे थे। जाओ भाई, अब क्या रखा है यहाँ? क्यों भीड़ लगा रहे हो? जो होना था सो हो गया। उनके स्वर से यह मालूम होता था कि वो एक कह रहे हों, मूर्खों, अब सोकर उठे हो। जो मजा आग का देखना था वो देख लिया हम लोगों ने, अब यहाँ क्या है? कुछ लोग आने जाने वालों से आग का पूरा वर्णन उल्लास भरे शब्दों में कर रहे थे। वे परोपकारी थे। जो रस, जो आनंद मिला था उसे मुक्त हस्त बांट रहे थे। कुछ सवालों पर चुप रह जाते थे या टाल जाते थे। उनकी भावना थी, भीड़ में धक्के खाकर तो हम गए, सारा काम छोड़कर तो हम गए आग देखने, और ये घर बैठे सारा हाल जान लें। मेरे वापस घर पहुंचने पर लोग घिर आए। बड़े आग्रह से, बड़ी उत्सुकता से, बड़े उल्लास से विस्तृत हाल पूछने लगे। सभी के मन में एक अजब सा उल्लास था, जैसे कोई विशेष आनंद का पर्व आया हो बरसों के बाद। मैंने चारों ओर देखा। वही लोग थे जिनसे मैं रोज बोलता बतलाता हूँ। मेरे पड़ोसी, मेरे मुल्क के लोग, मेरे अपने लोग। हिस्ट्र जानवरों का सा उल्लास, आंखों की चमक, निर्ममता और क्रूरता। ये क्या हो गया है इन्हें? किसने इन्हें ऐसा बना दिया है? गुफाओं में रहने वाले आदिम पशु मानव ने जीवन विकास के लिए अग्नि का आविष्कार किया था। करोड़ों साल की सभ्यता के बाद आदमी आज उसी आग में कितना बर्बर उल्लास ढूंढ रहा है। क्या करोड़ों साल के विकास की सारी दिशा ही मूलतः गलत रही है? मैंने महसूस किया कि मैं एक ऐसी विशाल बस्ती में खड़ा हूँ जहाँ लोग सहसा पागल हो गए हैं, हिंसक पशुओं की तरह चित्कार करते हुए, आग लगाते हुए घूम रहे हैं, और धीरे धीरे मेरे गले में, आंखों में, दिमाग में, नसों में, आत्मा में भयानक काला कड़वा धुआं भर गया है।
आग की वजह तीसरे दिन मालूम हुई। सराय की उन औरतों में एक थी जिसकी आंखों में माड़ा पड़ गया था, कम दिखता था। उसकी पड़ोसी ने उसके खाने में कंकड़ियां डाल आती थी, उसके बिस्तर पर पानी फेंक आती थी, वो गालियां देती थी। उसकी गालियों में बहुत स्वाद रहता था। उन्हीं गालियों का उपभोग करने के लिए मंडी के एक पुरमजाक बनिए ने उसे अठन्नी दी और अंदर ले जाकर उसकी पोशाक में जलती छछूंदर छोड़ दी। वो पहले तो समझी नहीं, फिर चीखने लगी, इधर उधर भागी, गाय की तरह डकराने लगी, एक खंबे से टकराकर बेहोश होकर गिर पड़ी। पड़ोसी ने ताली पीट पीट कर हंसती रही। अंदर ही अंदर आग फैलती रही। बाद में मलबा हटाने पर उसकी लाश मिली, जलकर कोयला हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी धर्मवीर भारती की लिखी हुई धुआं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।